जी, यार दोस्तों, मैं ओपन नसीम आज मैं दोबारा से डॉक्टर नसीम नसीम डॉक्टर साहब सबसे पहले तो शुक्रिया। थैंक यू खमर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप जो एक ब्रिक्स समिट का कोई आउटकम नहीं है और सुना-सुनाया हुए कि वहाँ लड़ाई जो हुई, वॉर ऑफ वर्ड्स जिसे कह सकते हैं। एक तो ब्रिक्स का आउटकम आपको क्या नज़र आता है? दूसरा जो वहाँ पे बीजिंग के अंदर लग ये रहा है कि ट्रम्प सिर्फ गुडविल जेस्चर दे रहे हैं और शी जिनपिंग धमकियाँ दे रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए ब्रिक्स से तो देखिए जब ब्रिक्स एकदम 4-5 साल पहले ब्रिक्स का जोश चल रहा था, इट वाज काफ़ी एट इट्स पीक कह सकते हैं आप। तो एक्सपेंशन भी हो गया बड़े जोश और खरोश से, और आप देखा वेटिंग लिस्ट में मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की भी है ब्रिक्स के। सो इट वाज आल्सो लुकिंग ए लॉट लाइक एससीओ का की तरह लगने लगा था थोड़ा बहुत, विथ स्लाइट वेरिएशन। सऊदी अरेबिया को इन्होंने इनवाइट किया, सऊदी अरेबिया ने अभी तक ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया इनविटेशन। लेकिन पिछले 1.5 साल से, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, एकदम फुस हो गया है, ऐसा जैसा कि हवा निकल गई ब्रिक्स की। और उसमें लीडरशिप का भी फ़र्क आता है। जब लूला प्रेसिडेंट थे तो एटलीस्ट बयानात सख्त कर सक रहे थे, सो द रेजोल्यूशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पहली ईरान पे अटैक हुआ था उस पर काफ़ी सीरियस कॉन्डमनेशन हुआ था, जिसमें इंडिया भी साइन किया था द फाइनल स्टेटमेंट, जो ब्राज़ील के पास से जो स्टेटमेंट आए थे। लेकिन पिछले 1 साल से इट हैज़ बिकम वेरी क्वाइट। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली ये कहा था कि अगर डी-डॉलराइजेशन की बात होती है तो मैं आई विल क्या कुछ 400-500% टैरिस लगा दूंगा। तो उसकी धमकी भारत को भी काफ़ी सीरियस हुई थी। तो इंडिया ने उसके बाद से तो बार बार कह दिया कि वी आर नॉट फॉर डी-डॉलराइजेशन, हालांकि रशिया और चाइना आर कंटिन्यूइंग टू वर्क ऑन डी-डॉलराइजेशन। तो जो ब्रिक्स की जो मकसद है टू इस्टेब्लिश एन अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर, या इंटरनली जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसको रिफॉर्म करे विथ फ्रॉम ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ये है मकसद ब्रिक्स का। तो अगर आप देखिए, दुनिया पिछले 25-30 साल से हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय G7 कंट्रीज। एक थोड़े से वक्फे के लिए वो G8 हो गया था, जिसमें रशिया वाज इंक्लूडेड एंड देन रशिया वाज ड्रॉप्ड आउट, ठीक है, फॉर ए ब्रीफ पीरियड वक्फे के लिए। तो इनफैक्ट मैंने पिछले 2-3 साल पहले हैड एडवोकेटेड के G7 शुड बिकम G8 और इंडिया को ले लेना चाहिए, क्योंकि G7 इज़ अबाउट लिबरल डेमोक्रेसीज। अब ना लिबरलिज्म रहा ना डेमोक्रेसी रही दुनिया में। तो एनीवे G7 आर वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें जापान इज़ प्रिटेंडिंग टू बी ए वेस्टर्न कंट्री, लेकिन बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज थे। तो उनको काउंटर बैलेंस करने ब्रिक्स क्रिएट किया गया। तो अगर आप जाके जीडीपी देखें तो एक्चुअली ब्रिक्स का परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर आप एडजस्ट कर लें तो ब्रिक्स इज़ बिगर देन G7 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और डायनामिज्म G7 से ज़्यादा ब्रिक्स कंट्रीज़ में है, क्योंकि यहाँ पे जब इंडिया भी है, चाइना भी है, द फास्टेस्ट टू ग्रोइंग इकोनॉमीज़। अगर आप पिछले 30 साल से अगर देख रहे हैं तो बड़ी इकोनॉमीज़ में सबसे तेज़ चाइना वॉज ग्रोइंग, उसके बाद इंडिया वॉज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। कोई इस बात जिक्र नहीं किया, ये कांग्रेस वालों ने, मनमोहन सिंह वगैरह ने इसको एडवर्टाइज नहीं किया जितना मोदी करते हैं कि इंडिया वाज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ड्यूरिंग द 80s 90s 2000 वगैरह। तो अब चाइना और इंडिया ब्रिक्स में होने की वजह से ब्रिक्स बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉक। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस है, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस है, उसके वजह से ब्रिक्स इज़ नॉट एबल टू एक्ट एज ए कोहेसिव यूनिफाइड यूनिट। और फिर इंडिया को लग गई है ये इजराइल की चमचागिरी की, आई डोंट नो व्हाट टू से, इंडिया हैज़ बिकम लाइक ए वॉइस ऑफ इजराइल। और इजराइल ने हमको कारगिल में जान बचा ली हमारी। अगर कारगिल में इजराइल नहीं होता तो क्या हार जाती इंडिया पाकिस्तान से? आई मीन द वे दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कारगिल एज इफ लाइफ सेवर है इजराइल हमारा इन कारगिल में। एनीवे, तो इंडिया हैज़ बिकम लाइक अ माउथ स्पोकन। वो डरे हुए हैं कि यूएस टेक्नोलॉजी से कट ऑफ कर देगा इन्वेस्टमेंट्स। ये जो लिटरली 250 से ज़्यादा बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स करते हैं
आईटी इंडस्ट्री वगैरह के, उसका 70% यूएस को आता है. सो दे आर वेरी वरीड कि अगर दे टेक एनी मेजर स्टेप जो यूएस विल सी एज एंटी यूएस, तो इंडिया को दे विल कट ऑफ. वो बहुत डिपेंडेंट है ऑन यूएस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो वो उस पर डरे हुए हैं इंडियंस. सो दे आर वेरी क्वाइट. तो उससे ये हो रहा है कि ब्रिक्स साबोटाज हो रहा है. अब ब्रिक्स में एक सेकंड टियर टेंशन आ गया है, विच इज़ ईरान और यूएई. आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्टूपिड, मतलब दोनों को लेना वॉज क्वाइट स्टूपिड डिसीशन. इस तरह का डिसीशन 2017 में शायद एससीओ में इंडिया पाकिस्तान दोनों को शामिल करके. अब वो इसलिए हो रहा है कि वो चाइना और रशिया के बीच में कंपटीशन चलते रहता है. तो रशिया ने इंडिया को घुसाया तो चाइना ने पाकिस्तान को घुसा लिया एससीओ में. तो अगर आप यूनिफाइड नहीं है ना, जिस तरह से वेस्ट यूनिफाइड था अंटिल नाउ. देखिए ट्रम्प के आने की वजह से G7 और नेटो वगैरह के टेंशन्स बढ़े, लेकिन उससे पहले दे आर क्वाइट यूनिफाइड इन G7 में. ले लें आप यूक्रेन के ऊपर या किसी भी मुद्दे पर, उस तरह की यूनिटी नहीं है ब्रिक्स में. सो रशिया एंड चाइना आर ऑल्सो कम्पीटिंग, चाइना एंड इंडिया आर कम्पीटिंग, यूएई एंड ईरान आर कम्पीटिंग. ये तो लड़ रहे हैं, लंबे लंबे मतलब बयानात जो दे रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है फॉर लॉ, उनका बयान अब वायरल जा रहा है. सो आई थिंक दैट ब्रिक का आइडिया अच्छा है, बट द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व, दे आर नॉट, मतलब ग्लोबल साउथ इज़ नॉट गोइंग टू यूनाइट, बिकॉज द ग्लोबल साउथ इट इज़, जैसा मैं मोदी की मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ ना कि आप कहते हैं कि आप लेबर यूनियन के लीडर हैं, लेकिन हमेशा कैपिटलिस्ट के साथ ही खाते पीते रहते हैं. कंट्री क्लब्स में फिर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मैं लेबर यूनियन का लीडर हूँ. अरे लेबर यूनियन के साथ तो खड़े रहो. ग्लोबल साउथ की अगर आप वॉइस बनना है तो गाज़ा के साथ खड़े रहो. ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना है तो आप ईरान के साथ खड़े रहो. वो तो आप कर नहीं रहे हो. जाके ग्लोबल नॉर्थ के साथ खड़े रह रहे हैं. गाज़ा के मामले में इंडिया का वोटिंग पैटर्न देख लें आप, ईरान के मामले में देख लें आप इंडिया का वोटिंग. इंडिया इज़ वोटिंग विद इजराइल एंड द यूएस. सो इफ इंडिया इज़ वोटिंग विद ग्लोबल नॉर्थ, हाउ कैन इट बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ? अगर इंडिया को निकाल देते हैं ब्रिक्स में, तो द ब्रिक्स की स्टेटस गिर जाएगा, साइज ऑफ द इकोनॉमी गिर जाएगा, इसकी पॉपुलेशन वाइज वो जो गिर जाएगा. सो इट विल जस्ट बिकम चाइना +5, चाइना +6 हो जाएगा वो. सो आई एम बिगिनिंग टू सी के फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स इज नॉट दैट एक्साइटिंग. मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर. ब्रिक्स के वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी इन द यूएन सिक्योरिटी. अगर इंडिया पूरी तरह से अलाइन हो जाता है ना अमेरिका और इजराइल के साथ, तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया, चाइना इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाएंगे. दे विल नॉट सपोर्ट. और ईरान तो ख़िलाफ़ हो ही जाएगा. अब ये जो नई ख़बरें आ रहे हैं कि शायद क़तर, कुवैत वगैरह भी सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ एक जो अलायंस बन रही है, दे मे बिकम पार्ट ऑफ इट. जो खबर आ रही है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, उसमें बहरीन भी है. आई डोंट थिंक बहरीन शुड बी अलाउड. अगर आप बहरीन को इंक्लूड करेंगे उसमें पार्टनरशिप, तो मैं आपको साफ कह देता हूँ कि इट विल बी लाइक अब्राहमिक अकॉर्ड्स का जासूस आपने ले लिया. फिर यूएई ने जिस तरह तबाही मचाई है गल्फ में, उसी तरह बहरीन विल मेक योर लाइफ. बेसिकली आपके सारे वो लाइव स्ट्रीम कर देंगे तेल अवीव को. सो दैट इज वेरी. डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये जो फोटो है आप जो बता रहे हैं, इसको गीता गोपीनाथन जो इंडियन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी आईएमएफ की, हार्वर्ड, शी इज गॉन बैक टू हार्वर्ड, उसने इस फोटो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप दिखाए वो फोटोग्राफ दोबारा. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उस फोटो के. देखिए दुनिया के 2 पावरफुल कंट्रीज आर डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. एक भी औरत नहीं है. It's all men. So she was very upset. She saying कि क्या है, where are the women? And ना तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में है. I mean yes, the most powerful job जो चीफ ऑफ स्टाफ की है वो तो औरत के पास है. But मतलब कैबिनेट में there is no powerful woman in Trump's cabinet, और शी जिनपिंग के पास तो है ही नहीं. So it was an interesting side show कि there are no women involved in this. देखिए ये जी सवाल कर दूं कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं यू आर अ ग्रेट लीडर, चाइना इज ब्यूटीफुल, क्वाड खत्म कर दिया, अलायंस खत्म कर दिए, G2 की बात कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ, ताइवान पे नहीं देखना, रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय ना करो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स? देखिए, एक ह्यूमन इंटरेक्शन में एक रूल है। अब जैसा कि अगर आपकी मेरी मुलाकात होती है इन ए ग्रुप, और अगर मैं कहा कमर साहब कैसे हो यार, अब तुमने वो नहीं भेजा, मुझे ये नहीं भेजा, अगर मैं शिकायतें करने लग गया, उसके बजाय मैं अगर आपकी तारीफ कर दिया, Kamal Saab is always on TV. He's so influential. He's the most popular Pakistani in India. Indians love to watch him. इस तरह के आपकी तारीफ कर दिया अगर मैं, तो आप even if you hate me, आप मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर देंगे in response. Otherwise you will look like a jerk, ना? तो ट्रम्प क्या करता है, ऐसे तारीफें कर देता है। मोदी इज दिस ग्रेट लीडर, शी जिनपिंग इज ए ग्रेट लीडर, ये वो कह देता है, इन द होप कि वो वापसी में वो भी कुछ बदले में कह दे। और अगर वो कह दे तो फिर ये उनको ट्वीट करेगा अपने मैगा क्राउड को। तो इतनी तारीफें कर रहा है वो शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग कुछ भी तारीफ नहीं कर रहा है इफ यू नोटिस ट्रम्प की। ही पहले तो उसने रिसीव करने नहीं आया, दिस अजम्पशन के ही विल ब्रेक प्रोटोकॉल, ही इज नॉट ब्रेकिंग एनी प्रोटोकॉल। हाँ, ट्रम्प को उन्होंने स्टेटस तो दिया है, जिस तरह से उसको रिसीव किया, शहर को बंद कर दिया, बड़े बड़े सेरेमोनियल जगह। इनफैक्ट मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ जहाँ पे वो मुलाकात हुई है उनकी, इन द टेम्पल ऑफ हेवन। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्टेकुलर जगह है वो। बट आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जैसा बुसान में G2 समिट हुई थी, उसके बाद ये दिस इज कंसोलिडेटिंग द राइज ऑफ चाइना, दैट इज़ वेरी क्लियर। और फिर ऊपर से जो धमकी दी शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर, अमेरिका के तरफ से ऐसी कोई धमकी किसी भी मुद्दे पे नहीं गई टू देम। सिर्फ एक ही चीज़ पे दे वर वेरी फर्म, विच इज़ टू से कि वो H100 NVIDIA के जो टॉप ऑफ द लाइन चिप्स है वो नहीं देंगे। दे सेड दैट इज नॉन नेगोशिएबल, दैट इज अबाउट टू डू विथ नेशनल सिक्योरिटी। बस वहाँ पे कुछ फर्मनेस बताया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। इट डिडंट कम फ्रॉम ट्रम्प, आई थिंक वो स्कॉट बेसेंट या रूबियो ने कहा। बट ये जो बात, मतलब वो शी जिनपिंग ने जो रेड लाइन ड्रॉ की ताइवान को लेकर, दैट वाज अ वेरी बोल्ड मूव फॉर देम टू से। जिस तरह से उसने कहा, आई मीन देयर आर वेज, इंडिया भी रेड लाइन ड्रॉ करता, बट इस तरह नहीं बोलते ना डोनाल्ड ट्रम्प को। सो दिस इज आवर मेजर कंसर्न, इस तरह प्रेजेंट करते हैं। बट जिस तरह से उसने दिया, इट वाज लाइक अ वार्निंग। ट्रम्प चाहता तो पलट के ईरान के बारे में इस तरह से वार्निंग दे सकता था कि ये हमारी रेड लाइन है कि आप ईरान को हथियार ना दें, बट ईरान, ही डिडंट डू दैट। सो इन दैट सेंस इट इज बीइंग सीन, एटलीस्ट जो ट्रम्प के क्रिटिक्स हैं इन द US, दे आर सेइंग कि ये मुसलसल अमेरिका का स्टैचर नीचे कर रहा है और उसको एहसास भी नहीं हो रहा है। ट्रम्प, देखिए आप जो वीडियोस बता रहे हैं उसमें ट्रम्प ये सब देखकर समझ रहा है कि मेरी शान बढ़ रही है। नहीं, चाइना अमेरिका को अपने लेवल पे उतार रहा है और ट्रम्प चाइना को अपने लेवल पे एलिवेट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन बीजिंग एंड अल्टीमेटली नथिंग मेजर हैज़ कम आउट इस मीटिंग से, और नथिंग नेगेटिव फॉर चाइना हैज़ कम आउट। और ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव अमेरिका को नहीं मिला। तो बेसिकली बुसान में जो अग्रीमेंट्स हुए थे साउथ कोरिया में पिछले अक्टूबर में या सितंबर में जब भी मुलाकात हुई थी इनकी, वहीं पर है गाड़ी रुकी हुई। अच्छा, ये बताएं कि मार्को रूबियो ने कहा कि हमें चाइना की मदद चाहिए कि काम है कि जंग बंद करे और वापस जाए और ट्रम्प कहता कि ये क्या बातें कर रहे हैं? ईरान को लेकर कह रहे हैं आप? हाँ, मार्को रूबियो ने कहा कि आप तो कहते हैं कि चाइनीज जो है ईरान को स्टेप बैक करें और ये। सो ईरान को लेकर उन्होंने 3-4 बातें की। एक बात की कि बोथ ऑफ अस एग्री कि ईरान should never get a nuclear weapon. वो तो चाइना P5 में भी था when it became part of the JCPOA जो ओबामा के साथ था। चाइना was part of it। लोग भूल जाते हैं JCPOA सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं था, it was P5+1, जर्मनी और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुल्क, रशिया भी है उसमें।
तो उसमें ऑल ऑफ देम वेर अग्रीड के चाइना इज़ वेरी मच अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. चाइना नहीं चाहता कि और दूसरे मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, स्पेशली विद ईरान विच विल बी वेरी क्लोज टू इट्स बॉर्डर्स. वो उस पर अग्रीमेंट है. आई डोंट थिंक दैट इज़ एनी अचीवमेंट और एनी मूव फॉरवर्ड. दूसरा अग्रीमेंट ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुल जाना चाहिए. और आज अपेरेंटली 4-5 ईरानियन ऑयल टैंकर्स वेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और अमेरिका ने उनको ब्लॉकेट नहीं किया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब यही मकसद का, ब्लॉकेट का मकसद ही ये था ना कि ईरान का तेल चाइना को ना जाए. सो व्हाई डिड दैट हैपन? हालांकि इंडिया के जहाज़ पे तो फायर कर दिया, डुबा दिया इंडिया के जहाज़ को. हाजी अली था उस जहाज़ का नाम. सो आई एम नॉट वेरी श्योर के, देखिए, अमेरिका का सपोर्ट फॉर ताइवान इज मच स्ट्रोंगर देन चाइना सपोर्ट फॉर ईरान. अमेरिका इज रेडी टू सेल $11 बिलियन के हथियार टू ताइवान. चाइना इज नॉट रेडी टू डू दैट. देखिए, चाइना से भी जब ईरान चीज़ें बेचता है तो उसके पैसे फंस जाते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होते, बहुत मुश्किल है. दे हैव टू डू इन. लेकिन बार्टर तो हो सकता है ना. अगर ईरान 10, 15, 20, 50 जितने भी टैंकर्स तेल भर के भिजा दे चाइना को, चाइना उनको भिजा दे थोड़े JC-10 या JF जो भी उनके जेट फाइटर्स हैं, या अभी तक नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? राइट. सो China is not helping Iran as much as people think. ये और बात है कि there is nobody helping Iran, and तो चाइना का जो इकोनॉमिक सपोर्ट है that looks as significant. और थोड़ा बहुत जो डुअल टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र वगैरह, लेकिन एक्शन में तो आपको कुछ चाइनीज़ हथियार नज़र नहीं आए पिछले 6 हफ्ते 7 हफ्ते जो उन्होंने लड़ा है. द ओनली रिपोर्ट्स दैट वी आर गेटिंग इज़ के रशिया इज़ प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस. चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर वेदर इट्स हेल्पिंग ईरान एट ऑल. और मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग नोटिस किया कि यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है. तो चाइना का ट्रेड विथ यूएई इज मोर देन चाइना's ट्रेड विथ ईरान. ईरान के लिए चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. चाइना के लिए ईरान इज नॉट अ मेजर पार्टनर, छोटा सा है. सो आई थिंक कि ईरान शुड बी वेरी केयरफुल कि चाइना कुड डंप इट एनी टाइम. ये कह रहा हूँ मैं कि चाइना उसको सैक्रिफाइस कर सकता है अगर अमेरिका कुछ बड़ी ऑफर कर देता है. अमेरिका के जो फौजें वगैरह हैं, अगर ट्रंप कहता है देखो पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, आई विल रिड्यूस अमेरिकाज मिलिट्री प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक बाय 50%. चाइना विल टेक दैट डील एंड अबैंडन ईरान. समझे ना? तो ये है, इट इज़ बिकमिंग वेरी क्लियर. और आज रात को मैं अभी 1.5 घंटे के बाद, यानी 12 बजे हमारे, 9:30 बजे इंडिया के और 9 बजे सुबह में पाकिस्तान के, आई एम गोइंग टू डू एन एनालिसिस ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी. 5 बड़े क्रैक्स है चाइना की इकोनॉमी. तो ये समझना कि चाइना इज़ ईजीली गोइंग टू ओवरटेक द US वगैरह, दैट नीड्स टू बी री एग्जामिन्ड. देखिए, अभी भी $12 ट्रिलियन का फ़र्क है दोनों इकोनॉमीज़ में. हाँ, ये परचेजिंग पावर पैरिटी में आगे हो गई है, दैट इज़ फाइन, बट स्टिल चीज़ें तो डॉलर में ख़रीदते हैं ना. तो इट मींस कि चाइनीज जो है और अमेरिकन की ब्रेक थ्रू नहीं हो रही, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें. तो ट्रम्प की क्या टेक है? फॉर एग्जांपल, जो चाइनीज ने ये कहा कि हम अमेरिका से तेल खरीदते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ट्रम्प ने कहा कि ये 200 बोइंग भी खरीदेंगे, सोयाबीन भी खरीदेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? जो आपने कहा कि चाइनीज कैन डंप एनीथिंग, तो देगा these vessels. नहीं, वो तो तेल नहीं खरीदेंगे, बिकॉज अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गिव देम द डिस्काउंट दैट ईरान इज गिविंग देम. ठीक है, ईरान तेल तो अमेरिकन के पास नहीं आ रहा है. अमेरिका डिस्काउंट किसी को नहीं दे रहा है ना, मार्केट प्राइस पे बेच रहा है. फॉर एग्जांपल, ये और बात है कि ईरान के लिए जब तेल $60 का था, $65 का था जंग से पहले, यानी जनवरी की बात कर रहा हूँ,
तो जनवरी में तकरीबन 12 से 15 डॉलर का डिस्काउंट मिल रहा था ईरान से। तो $60 का तेल $50 में मिल रहा था ईरान को। वेनेजुएला से तो ईरान को $20 का डिस्काउंट मिल रहा था, पता है? $20, बिकॉज अब अमेरिका उसको वो डिस्काउंट थोड़ी देगा। अब तो 105 हो गया है तेल, तो 105 का तेल आई एम श्योर कि ईरान मस्ट बी गिविंग सम 10-15% डिस्काउंट, और 70-80 में मिल रहा होगा चाइना को। लेकिन अमेरिका नहीं देगा उनको 70-80 पर, उनको वही देगा जो मार्केट प्राइस पे है। ये प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज क्यों लॉस में बेचेंगे चाइना को? वो बोलेंगे यूएस को तुम सब्सिडाइज कर दो हमको, हम बेच देंगे। यूएस क्यों सब्सिडाइज करेगा? तो बस अमेरिका इज पुटिंग प्रेशर ऑन ईरान, सेइंग कि तुम ईरान से तेल लेना छोड़ दो, हमारे पास से ले लो। बट जो ईरान से तेल की वजह से जो टी केटल कुछ रिफाइनरीज कहते हैं, वो एक बहुत सारे रिफाइनरीज चाइना में बने हैं हु आर डिजाइंड टू डील विथ ईरानियन ऑयल ओनली, और कुछ नहीं करते। वो सिर्फ ईरान से तेल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करके देन दे सेल, एक्सपोर्ट, व्हाटएवर, और वो बहुत पतले मार्जिन पे चलते हैं। और वो मार्जिन पे उनको प्रॉफिट इसलिए हो रहा है कि ईरान से डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है। अगर वो इफ दे गिव अप दैट एंड गो टू एनी अदर ऑयल, वो पूरे के पूरे रिफाइनरी सब बंद हो जाएंगे। दे विल ऑल, वो बिजनेसेस विल गो अवे, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक ईरान इज गोइंग टू, मतलब आई डोंट थिंक चाइना इज गोइंग टू गिव अप ईरान ऑयल। दूसरा, चाइना डजंट वांट टू डू एनीथिंग विच में ऐसा लगेगा कि चाइना अमेरिका की धमकी के अंडर कर रहा है। देखिए, अभी तक अमेरिका ने रशियन तेल लेना नहीं छोड़ा। अभी तो पाइपलाइन बन रही है, देखा आपने? $500 बिलियन की कुछ पाइपलाइन बन रही है रशिया से चाइना गैस के लिए। सो रशिया, इट हैज़ नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अमेरिका कुछ भी कह ले, अमेरिका ने कहा कि हम सेकेंडरी सैंक्शंस करेंगे आप पे ईरान का तेल खरीदने। ये मीटिंग से पहले था, तो ईरान की तरफ से जवाब, चाइना की तरफ से जवाब आया कि ये सैंक्शंस आर इलीगल, आप यूनिलैटरली सैंक्शंस लगा नहीं सकते, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दिस। हाँ, तो आई एम नॉट श्योर कि वो होगा। अलबत्ता सोयाबीन के ऊपर शायद कुछ चेंजेस आएंगे, बट इट मतलब चाइना हैज मेड इट वेरी क्लियर कि भाई इट इज गोइंग टू बी टिट फॉर टैट। अच्छा, आप हमको यहाँ रिलीफ दें, हम आपको रिलीफ देंगे, आप सैंक्शन लगाएं, हम सैंक्शन लगाएंगे। बोलिए। आज चाइनीज ने एक पॉइंट दिया है कि देयर शुड बी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक पेशेंस, which means they are saying that in the next 2 years वो स्टेबिलिटी में होनी चाहिए और उसके बाद स्टेबिलिटी में होनी चाहिए। तो दे आर वार्निंग गिवन दी सिस्टम कि आप आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बायलैटरल में नहीं आने चाहिए। दे डोंट वांट रश नहीं करना, टाइम है उनके पास, इसके पास टाइम नहीं है। ट्रम्प के पास नवंबर में फैसला हो जाएगा, इसके बाद बेकार हो जाएगा। अगर हाउस भी दोनों में से एक भी चला गया ना, तो ही इज डन। तो और लेकिन खतरे की बात यह है, याद रखें कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिका's प्रेसिडेंट इज ए ग्लोरिफाइड फॉरेन मिनिस्टर। डोमेस्टिक उतना पावर नहीं होता इनके पास बिकॉज ऑफ द कांग्रेस, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा फुर्सत। तो अगर डेमोक्रेट्स हाउस या सेनेट दोनों में से एक ले लेते हैं, हाउस ले लेंगे वो 25-30 सीटों से, तो ये डोमेस्टिकली कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये फॉरेन पॉलिसी में गंद करने वाले हैं 1.5-2 साल डोनाल्ड ट्रंप। बट एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल स्कॉट बेसेंट की तरफ से आया, बोर्ड ऑफ ट्रेड वाला। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड में दे आर गोइंग टू सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस सोयाबीन्स को लेकर, और इनकी जो शिकायतें हैं अबाउट चाइनीज प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल सही। जी, क्या निकलता है इसमें, लेकिन लग तो ये रहा है कि ये सिर्फ विजिट फॉर द सेक ऑफ विजिट है। बड़ा ब्रेक थ्रू ट्रम्प साहब का के ऊपर भी नहीं होगा। और चाइनीज आपके पास मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ आपको, देखिए इफ यू कैन शो इट। हाँ, तो ये चीज़ों पे थोड़े बहुत अग्रीमेंट्स हुए हैं इनके, चाइना के और उसके।
क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स, ताइवान के स्टेटस पे भी एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसने ये भी कह दिया कि चाइना का अगर हमला करता है तो इट विल नॉट बी ए गुड आइडिया। ये नहीं कहा कि वी विल प्रोटेक्ट देम। और तो ये मुद्दे थे जो वहाँ पे डिस्कस हुए, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट और पिलर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये 4 मुद्दे हैं जिन पे एग्रीमेंट्स ही नहीं है उनका। ताइवान को लेकर उसकी सॉवरेंटी पर टेंशन है, टेक्नोलॉजी का मतलब अभी भी अमेरिका इज़ ब्लॉकिंग सम चिप्स टू देम, और फिर मैरीटाइम वो जो नेवी का प्रेजेंस है उन पे भी प्रॉब्लम्स है। और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे जो टेंशन है, वो जो चाइना का प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन से ये होता है कि डोमेस्टिक डिमांड ख़त्म हो जाता है, तो उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दे हैव टू एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के लिए जो इन्होंने मेजर्स किए हैं वो दूसरों की मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर रही है। So they don't want them to do that, and that is kind of strange, you know? It's like China telling America, you should stop being a capitalist country. I don't think that. चाइनीज मेरा ख्याल है इस मामले में बड़ी कंसर्न है कि चाइनीज को ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट न करें, सेविंग की तरफ जाएं, इन चीज़ों की मेरा ख्याल है बातें चल रही थी। तो चाइनीज ये कहते हैं कि हमारे लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि पैसा जो है ना वो ना लगाओ। तो वो कह रहे हैं कि एक कैंपेन है हमारे खिलाफ, और ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। They are saying कि America is running a campaign saying don't do business with China सारी दुनिया में, तो उससे बड़े नाराज हैं ये। Thank you very much. You're welcome.